लेकिन आग पर मांस को मध्यम आंच पर पकाना संभव नहीं है। अगर आग बहुत तेज हो और स्टेक को लंबे समय तक तला जाए तो वो पूरी तरह से पक जाएगा या जल जाएगा और उसका बहुत सारा स्वाद नष्ट हो जाएगा। लेकिन इस उत्प्रेरक मिश्रण के साथ जब तक स्टेक को मध्यम रूप से पकाया जाता है, ये उसमें मौजूद सैकड़ों स्वादों को उभार सकता है। हादसुने की याद दिलाए जाने पर मयंक भाटिया मन ही मन मुस्कुराया। तो उन्होंने जो स्टेक बनाया उसे टेपनियाकी स्टेक नहीं बल्कि 100 फ्लेवर स्टेक कहा गया। एक ऐसा स्टेक जिसमें सही मायने में सैकड़ों प्रकार के मांस का स्वाद समाहित था। लिली जेम्स, इस बार मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्टेक बनाऊंगा जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। कुछ ही देर बाद रोहिणी ने स्टेक खत्म किया और फिर लगातार 3 और खा लिए। आखिरकार उसका पेट भर गया। जाने से पहले उसने मयंक भाटिया से 2 और स्टेक मांगना नहीं भूला और कहा कि खेल खत्म होने के बाद रात के खाने में खाएगी। क्या आप जानते हैं, इस स्टेक की कीमत मेरे खाद्य विभाग में आधे महीने की कमाई के बराबर है। मयंक भाटिया ने रोहिणी के लिए एक साफ लंच बॉक्स में 2 स्टेक रखते हुए कहा, तो चलिए कार्य अवधि बढ़ा देते हैं। रोहिणी ने लंच बॉक्स लिया और उदारता से हाथ हिलाते हुए कहा, खैर, अगर हम हिसाब लगाते रहे तो मैं कुछ सालों तक आपकी ऋणी रहूंगी। ज्यादा से ज्यादा मैं ज्यादा खाऊंगी और जिंदगी भर आपकी ऋणी रहूंगी। चले जाओ, जीवन भर तुम्हारी देखभाल कौन करना चाहेगा? मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई। उन्हें सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि इस बिगड़ी हुई फरिश्ते का क्या करें। अगर रोहिणी ने उनके लिए जीवन भर काम किया था तो क्या उन्हें भी जीवन भर उसकी देखभाल नहीं करनी पड़ेगी? एक परेशानी पैदा करने वाला झूठा फरिश्ता, एक घाटे का सौदा, बिल्कुल नहीं। भाई, क्या तुम्हारे पास और भी हैं? खेल खेलने की जल्दी में रोहिणी को विदा करने के बाद हेमा नीचे गया और मयंक भाटिया से पूछा, हेमा, तुमने कितने स्टेक खाए हैं? मयंक भाटिया ने आश्चर्य से पूछा, सिर्फ 5। हेमा ने अपने सपाट पेट को छूते हुए कहा, मुझे अभी भी थोड़ी भूख लगी है। 4 स्टेक खाने के बाद रोहिणी का पेट भर गया था। मयंक भाटिया की आंखें चौड़ी हो गई। इस बार उसे आखिरकार यकीन हो गया कि हेमा खाने पीने की शौकीन है। क्या आप आदर्श नहीं बनना चाहते? क्या इतना मांस खाना ठीक है? मयंक भाटिया ने अपना चेहरा सिकोड़ते हुए कहा। मयंक भाटिया गेगे, इतने स्वादिष्ट स्टेक बनाने के लिए सब तुम्हारी ही गलती है। वैसे भी अगर मेरा पेट भरा नहीं होगा तो मुझमें आइडल बनने की ऊर्जा कैसे आएगी? आप ठीक कह रहे हैं। मयंक भाटिया अवाक रह गया। उसने कुछ देर सोचा, 2 स्टेक उठाए और स्टेक से भरी एक थाली लेकर आया। उसने हेमा बैरागी से कहा, मैंने सारे स्टेक ग्रिल कर लिए हैं। पीछे वाली थाली में अभी 5 स्टेक बचे हैं, आप उन्हें खा सकती हैं। हेमा बेहद खुश थी। उसने थाली पकड़ी और मयंक भाटिया की ओर देखकर उत्साह से मुस्कुराई। धन्यवाद भाई, मैं बर्तन बाद में धो दूंगी। आज मैंने अपने भाई के घर पर बहुत अच्छा समय बिताया। मैं भविष्य में मायरा में जरूर आऊंगा। मयंक भाटिया ने स्टेक का एक बड़ा टुकड़ा खाया और असहाय होकर हेमा बैरागी की ओर देखा जो ऊपर चली गई थी। छोटी बच्ची, तुम्हारा अंतरात्मा जरूर पीड़ा कर रहा होगा। आप यहां खाने के लिए आए हैं, लेकिन आपने कहा कि आप मायरा घूमने आए हैं। लोगों के बीच विश्वास कहा है। दिन भर की भागदौड़ के बाद मयंक भाटिया को गेम में लॉगिन करने में बहुत आलस आ रहा था। 10,000 शब्द लिखने के बाद वो बिस्तर पर लेट गया और सो गया। आधी रात को खिड़की की चौखट से होते हुए कमरे में चांदी जैसी चांदनी चमक रही थी। चरमराहट। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। बिस्तर पर लेटे मयंक भाटिया ने आवाज सुनी और भौहें चढ़ा ली। उसने रात को दरवाजा बंद नहीं किया था, लेकिन आज उसके कमरे में कौन आया था? मन में शंका लिए मयंक भाटिया बिस्तर से उठने को तैयार था, लेकिन जैसे ही वो उठने वाला था, उसने महसूस किया कि उसका शरीर नीचे धंस रहा है और एक कोमल शरीर उसकी ओर झुक गया है। उसने नींद में ही अपना हाथ आगे बढ़ाया और ऊपर की ओर चुटकी ली। उसे एक कोमल अनुभूति हुई।
आह! मयंक भाटिया का हाथ अभी अभी जमीन पर पड़ा ही था कि अंधेरे से एक दबी हुई चीख सुनाई दी। ये हो ही नहीं सकता। उस जानी पहचानी चीख को सुनकर मयंक भाटिया कांप उठा और तुरंत जाग गया। उसने बिस्तर के पास वाला लैंप जला दिया। उसने ऊपर देखा तो हेमा बैरागी उसके ऊपर बैठी हुई थी। उसने अपनी आंखें मलते हुए लाल चेहरे से कहा। मयंक भाटिया अचंभित होकर सरगम को घूर रहा था, जो उसके ऊपर एक बत्तख की तरह बैठी थी और उसके दोनों हाथ और घुटने बिस्तर पर थे। उसने सिर्फ एक पतली सी अंडरवियर पहनी हुई थी, जिससे उसकी नई उभरी हुई क्लीवेज साफ दिख रही थी। उसका बेदाग चेहरा ठीक उसके सामने था, जिससे मयंक भाटिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह स्थिति थोड़ी खतरनाक है। अद्भुत। मेरी बहन, क्या तुम शुरू से ही इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती? अपने सामने उस खूबसूरत चेहरे को घूरते हुए मयंक भाटिया की सांसें तेज हो गई। हेमा, क्या जीवन परामर्श सत्र खत्म नहीं हो गया? नहीं, मयंक भाटिया गेगे। ये एक नई तरह की जीवन परामर्श प्रक्रिया है। हेमा की खूबसूरत आंखें मयंक भाटिया को घूर रही थी। फिर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। मयंक भाटिया की निगाहों के सामने ही उसने सीधे अपने पजामे में हाथ डाल दिया। क्या तुम ये सब मेरे सामने करने वाले हो? मयंक भाटिया का मुंह सूख गया था। क्या यही असल जिंदगी की काउंसलिंग है? फिर हेमा के सफेद हाथ ने उसके पजामे के अंदर 2 बार हरकत की और फिर एक लाल वस्तु निकाली। जी हां, ये लाल रंग का है। जब मयंक भाटिया ने देखा कि हेमा ने क्या निकाला है, तो वह दंग रह गया। ये फोन क्यों है? आह पोई। वैसे वो आखिर क्या उम्मीद कर रहा था? उसके पजामे में तो फोन रखने के लिए एक जेब भी है। इसे किसने डिजाइन किया है? क्या जानबूझकर किया है? मयंक भाटिया गेगे। ये मेरे द्वारा तैयार की गई नई जीवन परामर्श सेवा है। फोन निकालते हुए हेमा बैरागी खिलखिलाकर हंस पड़ी। मयंक भाटिया के शरीर से नीचे उतरी, फिर बिस्तर पर बैठ गई और फोन पर एक वीडियो खोला। हेमा बैरागी ने जैसे ही वीडियो खोला, फोन स्पीकर पर होने के कारण एक जानी पहचानी धुन मयंक भाटिया के कानों में पड़ी। धीरे धीरे छंटते बादलों में प्रतिभा का प्रवाह बरस रहा है। किसे ज्ञान प्राप्त होगा? ग्रीष्म ऋतु की सुखद अनुभूति के साथ पंख फैलाकर ऊंची उड़ान भरना। क्या ये जानी पहचानी धुन और आवाज है? मयंक भाटिया अपनी हैरानी को रोक नहीं पाई। हां, ये सही है। ये क्लोज फेदर। मयंक भाटिया गेगे। मयंक भाटिया की हैरानी भरी आवाज सुनकर हेमा मुड़ी, फोन मयंक भाटिया को दिया, एमवी में दिख रहे किरदार की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, मयंक भाटिया, आप इस एमवी में मुख्य अभिनेता है ना? मयंक भाटिया ने अपनी नजर वीडियो पर डाली, जिसमें वह और जस्मिन पानी में संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे, और उसका चेहरा लाल हो गया। चूंकि हेमा को उसके मामले के बारे में पता था, इसलिए उसने इसे छिपाया नहीं और सीधे ही पूछ लिया, हेमा, तुम्हें यह वीडियो कैसे मिला? कोटोरी ने बिली पर नवीनतम संगीत वीडियो देखा और मुझे भेज दिया। हेमा बैरागी ने फोन वापस ले लिया, लेकिन संगीत बंद नहीं किया। हालांकि फोन की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन रात में कमरा बहुत शांत था, इसलिए आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ये एक अच्छा गाना है, मयंक भाटिया गेगे। क्या आप इस खूबसूरत गायिका को जानते हैं? हेमा बैरागी ने संगीत सुना और उत्सुकता से मयंक भाटिया से पूछा। हां, वो और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, मयंक भाटिया ने सच कहा था। तो ये जस्मिन अय्यर और मयंक भाटिया गेगे दोस्त हैं? हां, मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। तो फिर मयंक भाटिया गेगे, उसे इतने सारे प्रशंसक कैसे मिले? क्या अब वो कैंपस की चहेती बन जाएगी? हेमा बैरागी कैंपस आइडल्स के बारे में बात करने में दिलचस्पी लेने से खुद को रोक नहीं पाई, और मयंक भाटिया को देखते हुए उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थी। जस्मिन को इतने सारे प्रशंसक सिर्फ इसलिए मिले क्योंकि वह संगीत से प्यार करती है, और फिर उसने अपने खुद के प्रयासों पर भरोसा किया। मयंक भाटिया ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी।
उन्हें लगा कि इस समय हेमा को अभी भी प्रोत्साहन की जरूरत है। इसलिए उन्होंने कहा, हेमा, मुझे विश्वास है कि जब तक तुम कड़ी मेहनत करती रहोगी, तुम भी एक मशहूर कैंपस आइडल बन सकती हो। लेकिन छात्र संघ के अध्यक्ष ने हमें कैंपस आइडल क्लब स्थापित करने की अनुमति नहीं दी। हेमा बैरागी ने अपने होंठ सिकोड़े और परेशान भाव से आह भरी। फिर उसने अपना सिर घुमाकर मयंक भाटिया की ओर देखा। उसके चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। चूंकि मयंक भाटिया गेगे मुझ पर इतना भरोसा करती है, तो चलिए एक नई जीवन परामर्श शुरू करते हैं। तो ये अब की नई जीवन परामर्श सेवा है। 2 दिन बाद जब मयंक भाटिया प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर सामने के खूबसूरत नजारे को निहार रहा था, तो ठंडी हवा उसके बालों को सहला रही थी। चारों ओर युवतियों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। बाहर से अकादमी शांत, पवित्र और बेदाग लग रही थी। उसने असहाय होकर अपना माथा पकड़ लिया। हमारे स्कूल केपीएस अकादमी में मयंक भाटिया गेगे का स्वागत है। हेमा बैरागी स्कूल के दरवाजे पर खड़ी थी। मयंक भाटिया के सामने मुड़ी और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मयंक भाटिया से अपना परिचय दिया। जी हां, हेमा इसी लड़कियों के स्कूल केपीएस अकादमी में पढ़ती है। मयंक भाटिया ने आह भरी। हालांकि एक लड़के के रूप में पवित्र और गंभीर लड़कियों के स्कूल में आना स्वाभाविक था, इसलिए उसका थोड़ा उत्साहित होना स्वाभाविक था। लेकिन अकेले आना थोड़ा अजीब था। स्कूल के गेट पर खड़े होकर आने जाने वाली छात्राओं की अजीब निगाहों को महसूस करते हुए मयंक भाटिया का शरीर कांपने लगा। इस समय उसे ऐसा लग रहा था मानो वो किसी चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद हो और चारों ओर ऐसे लोग हों जो उसे अजनबी समझते हों। सच कहे तो आज छुट्टियों का आखिरी दिन था और स्कूल का दिन भी था, लेकिन हेमा के लिए वो पहले कार्रवाई कर सकता था और बाद में रिपोर्ट कर सकता था। शायद कक्षा से अनुपस्थित रहने जैसे मामलों में कई छात्र शिक्षकों से डरते होंगे। आखिरकार शिक्षक मदद के लिए उनके माता पिता को बुलाते थे, जिससे अनगिनत छात्रों की मानसिकता टूट जाती थी। जहां तक उसकी बात है, खैर उसके माता पिता नहीं थे और वो खुद ही उसका अभिभावक था। मोहिनी सिंघानिया जो चाहे कर सकती थी, और बाद में जब वह फोन करती तो वो बस इतना कह सकती थी कि वह छुट्टी पर जा रहा है। उसके लिए केपीएस अकादमी जाकर उसे वापस लाना नामुमकिन था। मयंक भाटिया गेगे, क्या तुम शर्मा रहे हो? हेमा बैरागी पास आई और मयंक भाटिया को देखा, जिसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। उन्होंने थोड़ा आश्चर्य से देखते हुए कहा, अरे, अगर मुझे पता होता कि इतना अजीब लगेगा तो मैं सज-धज कर फिर से यहां आती। इससे तुम्हें कम शर्मिंदगी होती। क्या ये और भी ज्यादा अजीब नहीं होगा? मैं क्रॉस ड्रेसर नहीं हूं। लेकिन गेगे अधिक नाजुक, सजी धजी होती है। हेमा, कृपया छेड़छाड़ मत करो। मयंक भाटिया ने तुरंत उदास चेहरे के साथ कहा। आह, मयंक भाटिया गेगे अब बहुत डरावना लग रहा है। हेमा बैरागी ने भयभीत भाव प्रकट किया। हेमा बैरागी के चेहरे के भाव देखकर मयंक भाटिया का गुस्सा अचानक कम हो गया और फिर उसने बेप्सी से पूछा, हेमा, क्या हम यहां समय बर्बाद नहीं कर सकते? अभी अभी उनके उदास चेहरे ने कई छात्रों का ध्यान आकर्षित किया था और हेमा को धमकाने से कई लड़कियों ने तिरस्कार भरी नजरें दिखाई। जो छात्र मूल रूप से उसकी दिशा से विद्यालय में प्रवेश कर रहे थे, वे अवचेतन रूप से उससे दूर हट गए और विद्यालय के द्वार के दूसरी ओर से प्रवेश कर गए। हालांकि उसने काले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वह अंडरवर्ल्ड का सदस्य नहीं था। तो वे किस बात से डर रहे थे? आने जाने वाली छात्राओं की घूरती निगाहों से घिरे रहना थोड़ा असहज था। मयंक भाटिया को लगा कि इस समस्या को हल करने के लिए स्कूल जल्दी जाना बेहतर होगा। धिक्कार है अकुया, किसने कहा कि ये किसका है? लेकिन मैं इस समस्या का समाधान कैसे करूं? मयंक भाटिया थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। उसने बस इतना ही किया था कि सरगम को बताया था कि वो मिंगरी नाई को जानता है, और अंत में सरगम उसे खींचकर ले आया। फिर उसे आइडल सोसाइटी बनाने के लिए छात्र परिषद अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ी। अब तक
उसे ये समझ नहीं आया था कि उसे कैसे मनाए। लेकिन लगता है कि केपीएस अकादमी की छात्रा अध्यक्ष बहुत डरावनी है। कहीं वो कोई पुरानी ख्यालों वाली महिला तो नहीं है जो दिखने में ताकतवर हो और मुझे और हेमा को नापसंद करती हो। इसलिए उन्होंने लड़कियों के स्कूल में घुसपैठ करने के आरोप में मुझे निकाल दिया हो, है ना? या फिर इसलिए कि स्कूल में कोई लड़का नहीं है। ये मेरा पहली बार डायनासोर देखना है, इसलिए ये एक ऐसी कहानी में बदल गया है जहां मैं चाहकर भी भाग नहीं सकती। सच में मुझे लगता है कि दुनिया बहुत बुरी है। उनकी दोनों छोटी बहनें सचमुच बहुत शरारती थी। मयंक भाटिया के आग्रह को सुनकर हेमा बैरागी ने अचानक आश्चर्य का भाव दिखाया। फिर अपना छोटा सा मुंह ढककर जोर से कहा, गेगे, आपको इतनी जल्दी क्यों है? क्या आप हमारे लड़कियों के स्कूल में आना चाहती हैं? मैं तुम्हारे दिमाग से मिलना चाहता हूं। मयंक भाटिया आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और उसने धीरे से हेमा के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम चाहती हो कि मैं छात्र अध्यक्ष का सामना करने में तुम्हारे साथ चलूं? आपके छात्र अध्यक्ष किस प्रकार के व्यक्ति हैं? गेगे, तुमने कहा था कि तुम हमारे स्कूल में जल्दी नहीं आना चाहते, लेकिन तुम राष्ट्रपति से मिलने के लिए इतनी जल्दी में हो। हेमा बैरागी ने दर्द से अपना सिर ढक लिया, कुछ पल चुप रही और बुदबुदाई। खैर, संक्षेप में वो बहुत डरावनी है। उसकी नजरें हमेशा ठंडी रहती है। उसे देखकर मैं थोड़ा कांप जाती हूं। तो मुझे सावधान रहना होगा, नहीं तो अगर मुझे निकाल दिया गया तो ये शर्मनाक होगा। मयंक भाटिया के दिल में सिहरन दौड़ गई। उसने गहरी सांस ली और ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भी समय न्याय के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो। गेगे, हमारे स्कूल की लड़कियां बहुत सभ्य हैं। वे वैसी नहीं हैं जैसा तुमने कहा। हेमा। जैसे ही हेमा बैरागी ने बोलना समाप्त किया, उन्हें सामने से दो आवाजें सुनाई दी। मयंक भाटिया और हेमा बैरागी ने एक साथ सिर उठाया तो देखा कि ओनोकी अकादमी की नीली सेलर यूनिफॉर्म पहने, छाती पर एक सुंदर धनुष लगाए दो लड़कियां दूर से दौड़ती हुई आ रही हैं। उनमें से एक लंबी थी, जिसके लंबे काले बाल खुले और लहराते हुए थे। उसे देखकर ही कोई भी समझ सकता था कि वह स्वाभाविक रूप से बेहद खूबसूरत थी। जहां तक लंबे काले बालों वाली दूसरी लड़की और लंबे बेज बालों वाली दूसरी लड़की की बात है, तो उन दोनों के स्वभाव में एक तीखा विरोधाभास था। यदि लंबे काले बालों वाली खूबसूरत लड़की एक स्वाभाविक और बेरोक सुंदरता की तरह दिखती थी, तो नाजुक काया वाली ये लड़की स्वाभाविक रूप से सुरुचिपूर्ण और सौम्य लड़की थी। लेकिन जब ये कोमल और प्यारी सी दिखने वाली लड़की करीब आई, तो मयंक भाटिया एक पल के लिए अवाक रह गया। क्या ये वही लड़की नहीं है जिसके साथ वह और जस्मिन अंकोरवत में एक दिन के लिए प्रेमी प्रेमिका बने थे? जब बारिश हो रही थी तो वह नौकरानियों के कैफे में गया और वहां की मशहूर नौकरानी मिनालिंस्की से मिला। नैना वांगडू नौकरानी की याद उसके मन में अभी भी ताजा थी। इसका कारण यह था कि ज्यादा समय नहीं बीता था, और साथ ही नैना वांगडू की सूरत और स्वभाव ऐसी चीजें नहीं थी जिन्हें आसानी से भुलाया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पिछली बार उन्होंने खुद उनके और जस्मिन के लिए शादी की फोटो खींची थी। अरे वाह, उस जोड़े की तस्वीर उनके रेस्तरां में लगी हुई थी। क्या तुम नहीं हो? नाई। मयंक भाटिया आश्चर्य से नैना वांगडू का नाम लेने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि उसके सामने बैठी नैना वांगडू वास्तव में असहज भाव से उसकी ओर पलके झपका रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह नहीं चाहती थी कि वो उसकी असली पहचान बताए। क्या हुआ मयंक गेगे? हेमा बैरागी ने उन दोनों लोगों की हरकतों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने मयंक भाटिया को बीच में बोलते हुए सुना तो उसने कुछ संदेह भरी नजरों से मयंक भाटिया की ओर देखा। अरे, मैंने आपको किसी और के लिए गलत समझ लिया था। नैना वांगडू के राहत भरे चेहरे को देखकर मयंक भाटिया ने तुरंत अपने शब्द बदल दिए। वह समझ गया कि नैना वांगडू नहीं चाहती थी कि हेमा और लंबे काले बालों वाली लड़की को पता चले कि वो अंकोरवत की नौकरानी है। बेशक, चूंकि नैना वांगडू थोड़ी शर्मिंदा थी, इसलिए वो ज्यादा बात करने वाली इंसान नहीं थी।
लेकिन अंकोरवत की नैना वांगडू असल में हेमा की दोस्त थी। ये वास्तव में एक संयोग ही था। मयंक भाटिया को नैना वांगडू को लगातार घूरते देख हेमा बैरागी का आकर्षक चेहरा उसके करीब आया। उसकी आंखों में मयंक भाटिया के लिए एक अर्थपूर्ण भाव था और उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि भाई को वो सुंदर लगी और वह उसे दोबारा देखने से खुद को रोक नहीं पाया। कोटो पियर चान एक नाजुक और कोमल शरीर वाली लड़की है। क्या मैं उस तरह का इंसान हूं? क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूं? मयंक भाटिया ने सरगम को घूरकर देखा और झुंझलाहट में उसे फटकारा, तुम इतनी दखलंदाजी करने वाली कब से हो गई? ये मत भूलो कि हम बाद में कुछ महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं। अरे हाँ, आज भाई को भी स्कूल जाना है। हेमा बैरागी तुरंत समझ गई और दोनों लड़कियों के बीच खड़ी होकर उसने मयंक भाटिया से उनका परिचय कराया। ये मयंक भाटिया है, मेरी चचेरी बहन। ये लंबे काले बालों वाली कैमी है। ये नाजुक काया वाली मिनामी कोयनारी है। ये दोनों मेरी बचपन की प्रेमिकाएं। तो नैना वांगडू का असली नाम मिनामी कोयनारी है। हेमा के दोनों दोस्तों के नाम समझने के बाद मयंक भाटिया मुस्कुराया और अपना परिचय देते हुए बोला, नमस्ते, मैं मयंक भाटिया हूं। हेमा द्वारा पकड़ा गया एक कुली, मुंह, पंखा, भाई, भाई। हेमा ने अचानक दुखी चेहरे से मयंक भाटिया की ओर देखा। दांत पीसते हुए मयंक भाटिया का नाम शब्द दर शब्द कहा। हेमा के नाखुश चेहरे को देखकर मयंक भाटिया केवल कड़वी मुस्कान के साथ बोला, नहीं, मुझे हेमा ने आपकी मदद के लिए बुलाया था। हां, बिल्कुल सही। हेमा ने संतुष्टि से सिर हिलाया। मिनामी कोयनारी और कैमी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मयंक गेगे इस बार हमारी मदद करने आई है। मुझे विश्वास है कि मयंक गेगे के साथ हम एक आइडल क्लब बना सकते हैं। कृपया पागल होकर खुद को जहर मत दे देना, ठीक है? हेमा को देखकर, जो ये सोच रहा था कि वह समस्या का समाधान करने आया है, मयंक भाटिया का चेहरा सिकुड़ गया। हेमा ने इन दोनों दोस्तों से क्या कहा? वह पूरी तरह से उलझन में था और इस समस्या को हल करने का तरीका उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। है, मयंक गेगे, मेरा नाम मिनामी कोयनारी है। कृपया भविष्य में मेरा ख्याल रखना। इस समय नैना वांगडू, जिसे मयंक भाटिया को गुरु कहना था, ने अपनी पहचान बदलकर मिनामी कोयनारी कर ली और दोस्ताना अंदाज में उसकी ओर हाथ बढ़ाया। कृपया मेरा ख्याल रखें। मयंक भाटिया को याद आया और मुस्कुराते हुए उसने मिनामी कोयनारी से हल्के से हाथ मिलाया। उसके हाथ की हथेली को एक कोमल स्पर्श का एहसास हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हेमा द्वारा मिनामी कोयनारी को एक नाजुक और कोमल लड़की कहा जाता था। खैर, उसका शरीर बहुत कोमल था। शायद ऐसा ही होगा। मयंक, मयंक गेगे, मेरा नाम कैमी है। कृपया मेरा ख्याल रखें। जैसे ही उसने मिनामी कोयनारी से अपना परिचय दिया, बगल में खड़े काले लंबे सीधे बालों वाली लड़की ने भी अपना परिचय दिया और फिर लाल चेहरे के साथ उसकी ओर हाथ बढ़ाया। मयंक भाटिया ने स्वाभाविक रूप से कैमी से हाथ मिलाया, लेकिन संपर्क के तुरंत बाद कैमी ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि कैमी एक लड़के से हाथ मिलाने के कारण शर्मा गई हो? मयंक भाटिया थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कैमी, जो देखने में सहज और बेबाक लगती थी, असल में दिल से एक शर्मीली लड़की होगी। आज के साधारण सामाजिक शिष्टाचार के बावजूद उसमें इतनी शर्म की भावना थी। कुछ समझने के बाद मयंक भाटिया को हेमा के दो बचपन के प्रेमियों के बारे में मोटे तौर पर पता चल गया। ये कहने की जरूरत नहीं है कि नौकरानी की कॉफी की दुकान पर बिताए समय से ही मयंक भाटिया को पता चल गया था कि ये एक बहुत ही विनम्र और सौम्य लड़की है। जहां तक कैमी की बात है, हेमा की फुसफुसाहट के अनुसार वो एक बहुत ही सख्त लड़की थी। खुद के प्रति भी सख्त और दूसरों के प्रति भी सख्त। इन दोनों दोस्तों को देखकर मयंक भाटिया बहुत खुश थी। आखिरकार उनके प्रभाव से हेमा को बहुत मदद मिलेगी। चूंकि सभी लोग यहीं थे, इसलिए वे परिसर की मुख्य सड़क से होते हुए स्कूल भवन तक पहुंच गए। कैंपस की सड़क के दोनों ओर चेरी के पेड़ लगे हुए थे। हल्की हवा चल रही थी। ताजी हवा के साथ
मयंक भाटिया को अचानक ताजगी महसूस हुई और उसका मूड भी शांत हो गया। कितना सुंदर स्कूल है। सिर उठाकर सामने के स्वच्छ, निर्मल और सुंदर विद्यालय को देखते हुए मयंक भाटिया के मन में उदासी छा गई। सचमुच आज के कैंपस जीवन में ऐसा सुंदर और भव्य विद्यालय मिलना बहुत दुर्लभ था। अगर इस तरह का स्कूल वीरान हो जाए तो क्या यह दुख की बात नहीं होगी? डिंग, फैंटेसी मिशन सक्रिय हो गया है। सुंदर स्कूल की रक्षा करें। केपीएस अकादमी को वीरान होने से रोके। आपको 5 फैंटेसी पॉइंट्स मिलेंगे। यह जानकारी मिलने के बाद मयंक भाटिया के मन में कुछ शंकाएं पैदा हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे इस दुनिया में बिताए दिनों की संख्या बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे फैंटेसी मिशन द्वारा दिए गए फैंटेसी पॉइंट्स भी बढ़ते जा रहे थे। या शायद ये मिशन मूल रूप से पूरा करने के लिए एक अत्यंत कठिन मिशन था। बेशक इस मिशन की तुलना में अगली समस्या कहीं अधिक कठिन थी, और वह ये थी कि छात्र परिषद के अध्यक्ष को कैसे राजी किया जाए। और अगर छात्र परिषद का अध्यक्ष डायनासोर होता तो क्या होता? स्कूल के गलियारे में चलते हुए लड़कियों की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच वे विद्यार्थी परिषद अध्यक्ष के कार्यालय पहुंचे। जैसे ही वह दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था, उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। माफ कीजिए, मुझे ये कॉल लेनी पड़ेगी, मयंक भाटिया ने क्षमा प्रार्थी चेहरा बनाते हुए कहा। एन, हेमा बैरागी ने सिर हिलाया और फिर मयंक भाटिया से कहा, तो हम पहले अंदर जाएंगे। मयंक गेगे। एन, उसने देखा कि हेमा बैरागी कैमी और मिनामी कोइनारी को छात्र परिषद अध्यक्ष के कार्यालय में ले जा रही थी। मयंक भाटिया ने अपना फोन चालू किया और कॉलर आईडी देखी, आयरन फिस्ट लेफ्टओवर गर्ल। यह देखकर मयंक भाटिया लगभग तुरंत समझ गई कि कौन फोन कर रहा है। जी हां, वो वही हिंसक महिला शिक्षिका थी। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद मयंक भाटिया ने सीधे ऑफ बटन दबा दिया। वैसे भी उसे पहले से ही अंदाजा था कि अगर उसने अभी फोन उठाया तो मोहिनी सिंघानिया का के स्वभाव को देखते हुए वो निश्चित रूप से उसे लगातार परेशान करेगी और उसे वापस स्कूल जाने के लिए कहेगी। चूंकि वो पहले ही स्कूल से बंक मार चुका था, इसलिए अगर वो अब भी स्कूल जाता तो उसे डांट ही पड़ती। फोन पर वापस जाने के लिए कहने के बजाय बेहतर यही था कि जब वो कॉल करे तो फोन ही बंद कर दिया जाए। तुम मुझे फिर से मनाने के लिए सुबह सुबह यहां आए हो। मैं पहले ही कह चुका हूं कि स्कूल के क्लब लोकप्रियता हासिल करने और छात्रों को भर्ती करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, और ये भी कि आप इसे केवल मन मर्जी से कर रहे हैं। मनोरंजन से हालात में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब जब आप दूसरे साल में हैं तो आपको समझना होगा कि आपको क्या करना चाहिए। ये निरर्थक चीजें करना बंद करें। छात्र संघ के प्रवेश द्वार पर एक कंपनी के सीईओ के दबंग लहजे और शब्दों को सुनकर मयंक भाटिया समझ गया कि हेमा और अन्य लोग एक बार फिर एक मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं। ये अजीब बात होगी अगर दूसरे वर्ष के हेमा छात्र संघ के अध्यक्ष के अहंकारी शब्दों से भयभीत न हो। यह सोचकर मयंक भाटिया को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। इस बार का मिशन वाकई बहुत मुश्किल था। हालांकि दूसरे स्कूल का छात्र होने के नाते उसे बोलने का अधिकार नहीं था, लेकिन उसका एक मिशन था। हेमा उसकी बहन थी, इसलिए इस बार उसे उपस्थित होना ही था। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे पहले दरवाजा खटखटाना ही था। अंदर आने के लिए कहने वाली आवाज सुनकर मयंक भाटिया अंदर चला गया। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। दरवाजा खोलकर छात्र संघ में प्रवेश करते हुए मयंक भाटिया ने सीटों पर बैठे 2 लोगों को देखा और माफी मांगते हुए कहा, एक लड़का, किसी दूसरे स्कूल का छात्र। मयंक भाटिया को अंदर आते देख छात्र संघ की अध्यक्ष कनक चौंक गई। हां, बिल्कुल सही कहूं तो मैं हेमा का भाई हूं। मयंक भाटिया ने अपना परिचय दिया और अपनी नजर उस लड़की की ओर घुमाई जिसने अभी अभी बात की थी। आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि अभी जिस तरह का दबंग लहजा था, वह छात्र संघ के अध्यक्ष की आवाज होनी चाहिए। मयंक भाटिया के आश्चर्य के लिए छात्र संघ की अध्यक्ष उतनी डरावनी नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी।
और न ही वो उस तरह की लड़की थी जो डायनासोर जैसी दिखती हो। इसके विपरीत वो सरगम जैसी बर्फीली नीली आंखों वाली एक खूबसूरत महिला थी। उसके लंबे सुनहरे बाल बेहद सरल और साफ सुथरी पोनीटेल में बंधे हुए थे। वो सुरुचिपूर्ण और शालीन दिखती थी और उसका शरीर किसी मॉडल जैसा सुडौल था। वह बेहद खूबसूरत महिला थी। दूसरी तरफ छात्र संघ की उपाध्यक्ष थी। उनके लंबे काले बाल 2 चोटियों में बंधे थे और उनके चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी। वो किसी प्राचीन सुंदरी की तरह लग रही थी, मानो वसंत की ठंडी हवा का झोंका हो। तुमने दूसरे स्कूल से एक छात्रा को ढूंढ लिया और चाहते हो कि मैं आइडल क्लब के आवेदन पर सहमत हो जाऊं? मयंक भाटिया का परिचय सुनकर कनक खड़ी हो गई और दबंग लहजे में बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस तरह की मनमानी करने नहीं दूंगी। विद्यार्थी संघ की अध्यक्ष होने के नाते विद्यार्थी क्लब के बारे में निर्णय लेने का अधिकार मेरा है। इरिचान, इतनी जिद्दी मत बनो। मुझे लगता है कि इसे आजमाना एक अच्छा विचार है। कनक के बगल में बैठी हिमांशी, जो वसंत की हवा की तरह कोमल अनुभूति देती थी, मुस्कुराते हुए बोली, कनक, छात्र संघ के सदस्य के रूप में हमें छात्रों को अच्छे चरित्र का पालन करना सिखाना होगा। उन्हें शरारत न करने की शिक्षा देनी होगी। मुझे लगता है कि आप दोनों, हिमा, कनक और बाकी लोग मजाक नहीं कर रहे हैं। यह देखकर मयंक भाटिया एक कदम आगे बढ़ा और अध्यक्ष कनक की ओर मुस्कुराते हुए बोला, अभी तो स्कूल बंद होने की कगार पर है। अंधाधुंध पढ़ाई करने से स्कूल की लोकप्रियता नहीं बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदया, आपको यह समझना चाहिए कि एक बार स्कूल बंद हो जाने के बाद जब सरगम और बाकी छात्र तीसरे वर्ष में पहुंचेंगे, तब फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा, है ना? तब कुछ भी करने में बहुत देर हो चुकी होगी। स्कूल को बंद होते देखने के बजाय क्यों न आप एक आइडल बनने की कोशिश करें। शायद आप अराइज की तरह एक लोकप्रिय आइडल बन जाएं और रेनेसां अकादमी में दाखिला ले सकें। अराइज देखने के बाद हेमा कनक के आंसुओं को याद करते हुए मयंक भाटिया समझ गई कि हेमा कनक को यह स्कूल वास्तव में बहुत पसंद था और वह आशा करती थी कि यह स्कूल सचमुच अस्तित्व में बना रह सके। इसके अलावा मेरी नजर में हेमा कनक हमेशा से स्कूल के लिए कड़ी मेहनत करती रही है। अध्यक्ष को उसके सपनों को क्यों कुचलना पड़ रहा है? मयंक भाटिया ने गंभीर चेहरे से कहा। इस क्षण हेमा कनक की आंखें अपने आप लाल हो गई। हेमा कनक और अन्य लोगों की उम्मीद भरी निगाहों को देखकर कनक आह भरे बिना नहीं रह सकी और बोली, फिर भी मैं सहमत नहीं हो सकती। अराइज ने बचपन से ही कड़ी मेहनत और अभ्यास के दम पर अकादमी की आइडल बनी। आइडल बनना इतना आसान नहीं होता। यहां समय बर्बाद करने के बजाय मुझे लगता है कि आपको वापस जाकर इस बारे में सोचना चाहिए। इस समय छात्रों को जो करना चाहिए वही करना बेहतर होगा। नहीं, हम इस बारे में पहले ही सोच चुके हैं। मयंक भाटिया के बोलने का इंतजार किए बिना हेमा बैरागी ने आखिरकार साहसपूर्वक सिर उठाया और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं इस स्कूल को बचाने के लिए स्कूल की आइडल बनना चाहती हूं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि अध्यक्ष मेरी विनती मान लेंगे। अगर अराइज ने अपनी मेहनत से आइडल का मुकाम हासिल किया है, तो मैं उनसे 10 गुना ज्यादा मेहनत करके उन्हें पीछे छोड़ दूंगी। कृपया। यह देखकर मिनामी और कैमी ने भी झुककर विनती की। आप सभी। तीनों की गंभीर विनती देखकर कनक का शरीर थोड़ा कांप गया। उसका चेहरा थोड़ा विचलित था और उसने धीरे से पूछा, आप सब इस तरह की चीज के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें यह स्कूल पसंद है। मयंक भाटिया ने कनक की आंखों में देखते हुए एक एक शब्द करके कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि अध्यक्ष को लगता हो कि स्कूल को बचाने का एक बेहतर तरीका आइडल बनने से बेहतर है? अगर यही सिलसिला जारी रहा तो क्या राष्ट्रपति की इच्छा इस स्कूल को बंद करवाने की हो सकती है? कनक शुरू में हेमा कनक और अन्य लोगों की ईमानदारी से प्रभावित हुई थी, लेकिन मयंक भाटिया के शब्दों को सुनने के बाद वह अवाक रह गई। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद कनक ने अपना सिर झुकाया और कहा, इस स्कूल में मुझसे ज्यादा कोई नहीं चाहता कि यह स्कूल चलता रहे। हालांकि आइडल बनना किसी काल्पनिक कहानी जैसा है।
कनक का जवाब सुनकर मयंक भाटिया ने पूछा, दूसरे शब्दों में, अध्यक्ष को यह विश्वास नहीं है कि हेमा कनक और अन्य लोग लोकप्रियता हासिल करने के लिए आइडल ग्रुप पर निर्भर रह सकते हैं और वे इतनी आसानी से आइडल नहीं बन जाएंगी, है ना? हां, कनक ने सिर हिलाया। दरअसल मैं एक ऐसी लड़की को भी जानती हूं जिसे अपनी आवाज पर भरोसा नहीं था और उसने गायिका बनने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसने दृढ़ता और कड़ी मेहनत की और अंततः दूसरों की पहचान हासिल कर ली। जैसे ही उसने अपना पहला गाना रिलीज किया, वो एक मशहूर गायिका बन गई। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक कोई सपना होता है, चमत्कार जरूर होते हैं। जब मयंक भाटिया कनक से बात कर रहा था, तो उसने जस्मिन कनक द्वारा शुरू से अंत तक अनुभव की गई बातों को याद किया और संतुष्टि भरे भाव से कहा। हालांकि बीच में उसे अपने सिस्टम और एबिलिटी पोर्शन की मदद मिली, लेकिन यह निर्विवाद था कि जस्मिन कनक ने गायिका बनने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की। मयंक भाटिया समझ गया था कि भले ही वह सिस्टम का इस्तेमाल न करे, लेकिन जस्मिन कनक की कड़ी मेहनत से गायक बनना केवल समय की बात थी। इसलिए मयंक भाटिया के दृष्टिकोण से अगर हेमा कनक स्कूल आइडल बनना चाहती है, तो यह कोई मुश्किल काम नहीं होगा। चलिए उन लड़कियों के बारे में बात न करें जिन्हें मैं जानता हूं। प्यार, जीवन और जीवन में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले और शक्ति एवं सुंदरता से परिपूर्ण होकर उभरने वाले इन कलाकारों ने यूटीएक्स अकादमी को अभूतपूर्व लोकप्रियता दिलाई। क्या ये स्कूल के चहेते बनने के लिए उनकी कड़ी मेहनत का प्रमाण नहीं है? अगर वे ऐसा कर सकते हैं, तो हेमा कनक क्यों नहीं कर सकता? ये सब बातें एक ही सांस में कहने के बाद मयंक भाटिया ने अपनी निगाहें कनक की ओर घुमाई और उसकी प्रतिक्रिया सुनने के लिए उत्सुक था। धीरे धीरे बदलते और धुंधले पड़ते बादलों के बीच प्रकाश बरसा रहा है। किसे ज्ञान प्राप्त होगा? गर्मी की सुखद अनुभूति के साथ अपने पंख फैलाकर ऊंची उड़ान भरते हुए इसी क्षण एक परिचित गायन की आवाज सुनाई दी। मयंक भाटिया ने अपना सिर उठाया तो पाया कि हिमांशी, जो पहले एक तरफ खड़ा था, ने अनजाने में अपना फोन चालू कर दिया था और उस पर जस्मिन कनक का क्लोज फेदर और उसका संगीत वीडियो चल रहा था। सबकी निगाहें अपनी ओर खींचती देख हिमांशी ने फोन पलटकर अंदर का दृश्य सबको दिखाया। फिर उसने अपने होठों के कोने को ढकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि अचानक आपकी पहचान उजागर करने में मुझे थोड़ी शर्म आ रही है, लेकिन जब आप अंदर आए तो मुझे लगा कि आप कुछ जाने पहचाने से हैं, इसलिए मैंने इसे खोलकर पुष्टि करना चाहा। हिमांशी ने फोन पर म्यूजिक वीडियो की ओर इशारा करते हुए अध्यक्ष कनक से पूछा, कनक, दरअसल जस्मिन एयर कनक एक नई गायिका है, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत से खुद को साबित कर दिया है। अब भी क्या आपको लगता है कि एक आइडल बनने के लिए कड़ी मेहनत करना और साथ ही स्कूल को बचाना असंभव है? हालांकि जस्मिन का गाना क्लोज फेदर साइड सी पर हिट हुआ था, लेकिन जब यह गाना रिलीज हुआ था, तब उन्होंने दृढ़ता से कहा था कि मूल गायिका का नाम मयंक भाटिया था। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों में मयंक भाटिया के प्रशंसकों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। कई लोगों ने मयंक भाटिया के इंस्टाग्राम को फॉलो किया और कमेंट करके कहा कि वे क्लोज फेदर का ओरिजिनल गाना सुनना चाहते हैं। जस्मिन के दृढ़ निश्चय को याद करते हुए मयंक भाटिया के दिल में थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। उन्हें यह कहना पड़ा कि कई मायनों में जस्मिन वास्तव में एक आदर्श लड़की थी। मयंक गेगे, धन्यवाद। हालांकि एक आइडल क्लब की शुरुआत केवल 5 लोग ही कर सकते हैं, लेकिन आपके आग्रह पर हम आखिरकार ओरिएंटेशन के दिन स्कूल के बाद एक कॉन्सर्ट आयोजित कर पा रहे हैं। मैं पहले कॉन्सर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। छात्र संघ से बाहर निकलकर कक्षा की ओर चलते हुए हेमा बैरागी ने उत्साहित चेहरे के साथ मयंक भाटिया से कहा, खैर, मुझे विश्वास है कि हेमा सफल होगा। मयंक भाटिया मुस्कुराया और अपना फोन निकालकर वीडियो देखने लगा। यह हिमांशी का पत्र था। हिमांशी ने वीडियो में बताए गए स्रोत के माध्यम से मयंक भाटिया के इंस्टाग्राम को फॉलो किया और फिर सीधे मयंक भाटिया के मेलबॉक्स में ईमेल भेजा।
मयंक भाटिया थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हिमांशी, हेमा और अन्य लोगों को आइडल क्लब खोलने में मदद करेगा। बेशक वीडियो देखने के बाद मयंक भाटिया को और भी ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि छात्र संघ की अध्यक्ष कनक के पास न केवल एक मॉडल जैसा शरीर था, बल्कि वह एक उत्कृष्ट नर्तकी भी थी। हात्सुने के मूल्यांकन के अनुसार बैले नृत्य का स्तर वास्तव में 5वें स्तर के करीब था। इस स्तर के नृत्य ने पहले ही साबित कर दिया है कि कनक की प्रतिभा और प्रथम स्थान जीतने के लिए उनकी कड़ी मेहनत सराहनीय है। हेमा, भविष्य में अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप छात्र संघ के अध्यक्ष से मार्गदर्शन मांग सकते हैं, जैसे कि नृत्य के संबंध में। वीडियो की सामग्री को याद करते हुए मयंक भाटिया ने मुस्कुराते हुए हेमा को याद दिलाया। हेमा का मुंह खुला रह गया और उसने हैरानी से कहा, लेकिन हमारे आइडल क्लब के प्रति अध्यक्ष का रवैया हमेशा से बहुत सख्त रहा है। अगर आइडल क्लब खुल भी जाए तो उसके लिए 5 लोगों की जरूरत होगी, और हमें सिखाने की बात तो अलग है। वो मान नहीं जाएंगी, है ना? ये कहना मुश्किल है। अगर वह आपकी मेहनत देखेगी तो शायद मान जाएगी। मयंक भाटिया ने हल्की सी मुस्कान दी। अभी हुई बातचीत से मयंक भाटिया लगभग ये अनुमान लगा सकती थी कि विद्यार्थी संघ की अध्यक्ष निश्चित रूप से भावुक हो गई थी। बस वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। कुल मिलाकर इस विद्यार्थी परिषद अध्यक्ष का नखरे वाला स्वभाव ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से भरपूर व्यक्ति के उस आदर्श उदाहरण से बिल्कुल अलग था, जिसे केवल उसकी बाहरी परत को हटाकर उसके दिल में छिपे नखरे को देखने की आवश्यकता थी। लेकिन जब तक हेमा और अन्य लोग कड़ी मेहनत करते रहेंगे और उसे उम्मीद की किरण दिखाते रहेंगे, तब तक शायद जवेरी अपने विचारों को त्याग कर उनके आइडल क्लब में शामिल हो सकेगी। आखिरकार बचपन में बैले प्रतियोगिता में भाग लेने के दौरान जवेरी का भी एक आइडल बनने का सपना था। हात्सुने के शब्दों के अनुसार जवेरी जैसी सुंदरे टाइप की लड़कियां एक बार जब उनका दिल जीत लिया जाता है तो वे दूसरों की तुलना में अधिक प्रयास करती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वे ऐसे लोग थे जो दूसरों को नापसंद करते थे, लेकिन जब वे मंच पर होते थे तो वे किसी और से ज्यादा खुशी से नाचते थे। भाई, हम कड़ी मेहनत करेंगे, हेमा बैरागी ने आत्मविश्वास से कहा। अगर आपको किसी भी चीज में मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मयंक भाटिया ने हेमा और अन्य 2 को कक्षा में लौटते हुए देखकर खुशी से मुस्कुराया। रुको भाई। फिर सबसे आखिर में जाने वाली मिनामी कोयनारी अचानक रुक गई और जाने ही वाली मयंक भाटिया को आवाज दी। कावेरी। मयंक भाटिया ने हैरानी से मिनामी कोयनारी की ओर देखा और पूछा, क्या बात है? मिनामी कोयनारी हिचकिचाते हुए बोली, भाई, क्या आप हेमा को ये नहीं बता सकते कि कोटोरी अंकोरवत में काम कर रही है? अगर मैं उसे बताना चाहता तो बहुत पहले ही बता चुका होता। मयंक भाटिया मुस्कुराई और बोली, मेरी राय में कावेरी एक अच्छी लड़की है। वो अपने दोस्तों को निराश नहीं करेगी। धन्यवाद भाई जी। मयंक भाटिया का जवाब मिलने के बाद मिनामी कोयनारी ने तुरंत उत्साह से मयंक भाटिया को प्रणाम किया और कहा, भाई, हालांकि हेमा बहुत उतावली लगती है और हमेशा कुछ अजीबोगरीब काम करती है और फिर गलतियां करती है, लेकिन मैं उसके व्यक्तित्व को समझती हूं। एक बार जब वो कुछ करने का फैसला कर लेती है तो वो कभी हार नहीं मानती, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप उससे नाराज नहीं होंगे। कृपया भविष्य में हेमा की कुछ मदद करें। मिनामी कोयनारी द्वारा हेमा के प्रति व्यक्त की गई सच्ची भावना को सुनकर मयंक भाटिया को कुछ हद तक ये जानकर खुशी हुई कि हेमा को ऐसी अच्छी दोस्त मिल सकती है। वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसने वादा किया, हाँ, मैं करूंगा। भाई, ये मेरा मोबाइल नंबर है। भाई का नंबर कहाँ है? मिनामी कोयनारी ने स्क्रीन पर संख्याओं की एक श्रृंखला की ओर इशारा करते हुए मयंक भाटिया से पूछा। ये रहा। चूंकि मिनामी कोयनारी ने खुद पहल करके अपना मोबाइल नंबर दिया था, इसलिए मयंक भाटिया ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया और मिनामी कोयनारी का मोबाइल नंबर लिख लिया। नूपुर ने उसे फोन किया और उन्होंने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए। उसके बाद ही नूपुर क्लासरूम में वापस लौटी।
यह छात्र, कक्षा फिर से शुरू होने वाली है। तुम कक्षा के दरवाजे पर खड़े हो। मेरी पवित्र डीपीएस अकादमी में तुम क्या करने वाले हो? जैसे ही वह जाने वाला था, अचानक पीछे से एक हल्की सी चिढ़ाने वाली आवाज आई। मयंक भाटिया ने अपना सिर घुमाया और देखा कि 30 वर्ष की एक सुंदर, परिपक्व महिला स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए है। वह दस्तावेजों का एक बंडल पकड़े हुए थी और रुचि से उसकी ओर देख रही थी। ध्यान से देखने पर यह परिपक्व महिला मिनामी कोइनारी से काफी मिलती जुलती लग रही थी। एक बड़ी हो चुकी कोटोरी। अपने सामने खड़ी उस परिपक्व महिला को देखकर मयंक भाटिया अचानक अवाक रह गया। वैसे भी किसी लड़के का दूसरे के स्कूल में आना ही ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी था। इतना ही नहीं, अभी अभी जब मिनामी कोइनारी निकली तो उसने अंदर की ओर एक दो नजरें भी डाली थी। लड़कियों से भरे इस स्कूल में अगर किसी को शक न हो तो ये अजीब बात होगी। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि इस महिला का मिनामी कोइनारी से कुछ संबंध था। तुम कावेरी हो? मैं कावेरी की मां और इस स्कूल की अध्यक्ष हूं। अध्यक्ष ने धीरे से हंसा। कावेरी की मां अध्यक्ष है। मयंक भाटिया के होंठ फड़क उठे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि कावेरी एक सभ्य महिला जैसी दिखती है। लगता है उसका परिवार बाकी परिवारों से अलग है। लेकिन वो नौकरानी क्यों है? लेकिन फिर भी कावेरी घमंडी नहीं है। वो सचमुच अपने सामने बैठे सौम्य अध्यक्ष से मिलती जुलती है। ये बच्चे स्कूल के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कक्षा में हेमा और अन्य 2 लोगों की ओर देखते हुए अध्यक्ष ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। अध्यक्ष की बातें सुनकर मयंक भाटिया को लगा कि कावेरी की मां को पूरी बात समझ आ गई है। उसने बस कुछ समझाया नहीं और पूछा, अध्यक्ष महोदय, क्या स्कूल को सचमुच ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? हालांकि मुझे ये विद्यालय विरासत में मिला है। मैं नहीं चाहता कि मेरी पीढ़ी में इसे छोड़ दिया जाए। हालांकि विद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसका रखरखाव अब संभव नहीं है, इसलिए इसे छोड़ना ही एकमात्र विकल्प है। क्या ऐसा है? मयंक भाटिया ने गहरी सांस ली। अब वह चेयरमैन के दबाव को भी समझ गया है। पूरी कहानी शायद आवेदकों की कम संख्या के कारण है। आवेदकों की संख्या अपेक्षा के अनुरूप होने पर स्कूल का विकास जारी रह सकता है। कुछ देर सोचने के बाद मयंक भाटिया ने कहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि हेमा और बाकी लड़कियां स्कूल की आइडल बन सकती है और लोकप्रियता हासिल कर सकती है। मैं भी उनकी मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। हाँ, यही सबसे अच्छा होगा। अध्यक्ष मुस्कुराए और फिर मयंक भाटिया से पूछा, क्या तुम मेरे साथ अध्यक्ष के कार्यालय नहीं जाना चाहते? आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा न करूं तो बेहतर होगा। मयंक भाटिया थोड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने हाथ हिलाया। वह लड़कियों के स्कूल आया और उसे अध्यक्ष के कार्यालय में बुलाया गया। चाहे जैसे भी देखा जाए, उसे जबरदस्ती वहां ले जाया गया था। मुझे अभी स्कूल जाना है। चूंकि हेमा और बाकी लोगों का मामला सुलझ गया है, इसलिए मैं पहले यहां से विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं। मयंक भाटिया को जाते हुए देखकर चेयरमैन ने हल्की सी मुस्कान दी। वे हंसे बिना नहीं रह सके। है, कितना दिलचस्प बच्चा है। आखिरकार बाहर आ गया। स्कूल के गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड की अजीब निगाहों के बीच मयंक भाटिया ओएनओ को अकादमी से निकल गया। सौभाग्य से उसने हेमा के साथ स्कूल में प्रवेश करने का कारण रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। अन्यथा वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि जब वो बाहर आएगा तो उसे रिहा करने से पहले सुरक्षा कक्ष में घसीट कर ले जाया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। ओएनओ को अकादमी से निकलने की बात करे तो दूरी को देखते हुए टोयोजाकी अकादमी से अभी भी काफी लंबा रास्ता तय करना था। पैदल वापस लौटना असंभव था। तो चलो टैक्सी बुलाते हैं। अपने बटुए को छूकर और उसमें कुछ जेब खर्च देखकर मयंक भाटिया ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से वो पैसे लाना नहीं भूला। जब मयंक भाटिया किसी गुजरती हुई कार का इंतजार कर रही थी,
तभी अचानक दूर से एक मोटरसाइकिल के इंजन की तेज गर्जना सुनाई दी। मयंक भाटिया मोटरसाइकिल की रफ्तार से आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। उसने देखा कि गली के अंत में एक काली मोटरसाइकिल दूर से तेजी से उसकी ओर आ रही थी। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वह सीधे उसकी दिशा में गिर रहा है। ये क्या बकवास है? क्या ये सुनियोजित हत्या हो सकती है? मयंक भाटिया चौंक गया। मानो एक सहज प्रतिक्रिया के रूप में वो तुरंत पीछे हट गया। हालांकि ठीक उसी क्षण मोटरसाइकिल एक बेहद खूबसूरत ड्रिफ्ट के साथ उसके सामने आकर रुक गई। इसके बाद मयंक भाटिया की विस्मय भरी निगाहों के सामने मोटरसाइकिल पर सवार उस आकर्षक महिला ने अपना हेलमेट उतार दिया, जिससे उसके लंबे काले बाल दिखाई दिए। उसने बड़े ही सुंदर अंदाज में अपने लंबे बालों को झटका दिया, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा नजर आया। जब उसने मयंक भाटिया को पास ही देखा तो उस खूबसूरत महिला ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और खिलखिलाकर मुस्कुराई। बाहर जाते समय मुझे अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद नहीं थी। मेरी मुलाकात मयंक भाटिया से हुई जो यहां क्लास बंक करके आई थी। क्या संयोग है! मोटरसाइकिल पर बैठी परिपक्व व्यवहार वाली महिला को देखकर मयंक भाटिया का चेहरा धीरे धीरे बिगड़ गया। एक काली मोटरसाइकिल सड़क के बीचों बीच से काली रोशनी की किरण की तरह तेजी से गुजरी। मोहिनी सिंघानिया बहुत तेज गति से मोटरसाइकिल चला रही थी, इसलिए मयंक भाटिया ने सामने खड़ी उस खूबसूरत लड़की को गले लगाने के लिए अपने हाथ ही बढ़ाए। बेशक अगर उसके गुस्से को ध्यान में न रखा जाए तो वह निश्चित रूप से बेहद खूबसूरत थी। बच्चे, अपने हाथ मत हिलाओ। मोहिनी सिंघानिया ने अपनी छाती के सामने अपने हाथों को देखा और झट से भौंक उठी। मयंक भाटिया अवाक रह गया। क्या ये सब तुम्हारी तेज रफ्तार की वजह से नहीं हुआ? उसे डर था कि कहीं वो गिर न जाए, इसलिए उसने सोचने का समय ही नहीं लिया और उसे गले लगा लिया। भला किसने सोचा होगा कि वो गलती से उसके सीने को छू लेगा? वैसे मोहिनी सिंघानिया का सेंसेई का शरीर वाकई बहुत सुगठित था। बेशक जहां तक इस बात का सवाल है कि कोई उससे शादी क्यों नहीं करना चाहता था, तो इसका कारण यह था कि किसी को भी उसकी सुंदरता का आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त नहीं था। मोहिनी सिंघानिया सेंसेई, तुम यहां क्यों हो? मयंक भाटिया ने अपने मन में उठ रहे सवाल को झिझकते हुए पूछा। क्या यह संभव है कि आयरन फिस्ट की मशहूर लेफ्टओवर गर्ल की वजह से ही वो यहां आई हो? क्योंकि उसने ये चेतावनी दी थी कि वो यहां नहीं आएगी, और फिर भी वो उसे ढूंढने के लिए मोटरसाइकिल पर यहां आ गई। इसके अलावा उसे ये कैसे पता चला कि वह शास्त्री अकादमी में था? बच्चों को ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए। मोहिनी सिंघानिया की अधीर आवाज सुनी जा सकती थी। मयंक भाटिया को उम्मीद नहीं थी कि मोहिनी सिंघानिया इतना क्रोधित होगी। इस गुस्सैल महिला शिक्षिका का स्वभाव अच्छा नहीं था। उसे नाराज न करना ही बेहतर था। बेशक मोहिनी सिंघानिया आम तौर पर इतनी गुस्से में नहीं होती। आज क्या हुआ? मयंक भाटिया को यह सुनकर राहत मिली। ऐसा लग रहा था कि मोहिनी सिंघानिया का उसके कारण यहां नहीं आई थी। उसके लिए वापस स्कूल जाना ज्यादा सुरक्षित होगा। कुछ पल की खामोशी के बाद मोहिनी सिंघानिया अचानक हंस पड़ी। मुझे लगा था कि तुम घर पर हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम डीपीएस अकादमी में मिलोगे। क्या तुमने क्लास बंक की और टीचर का फोन काट दिया, सिर्फ यहां आकर किसी लड़की के साथ डेट करने के लिए? हालांकि डीपीएस अकादमी परित्याग के संकट का सामना कर रही है, फिर भी ये स्कूल लड़कों के लिए बहुत आकर्षक है, क्योंकि यहाँ की सभी लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं। गुरुई, आपकी नजर में मैंने लड़कियों को ढूंढने के लिए ही क्लास बंक की थी। मयंक भाटिया थोड़ा अवाक रह गया। फिर उसने ईमानदारी से कहा, मैं दरअसल अपनी बहन को स्कूल छोड़ने आया हूं। फिर से अपनी बहन के लिए? इसी समय मोटरसाइकिल लाल बत्ती पर रुक गई। मयंक भाटिया की बात सुनकर गंभीर स्वर में बोल रही मोहिनी सिंघानिया भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। तुम्हें कम से कम कोई बेहतर बहाना तो बनाना चाहिए था, है ना? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप हमेशा अपनी छोटी बहन के साथ व्यस्त रहते हैं? आपकी असल में कितनी छोटी बहनें हैं?
बहुत। मयंक भाटिया ने असहजता से कहा। बहुत? मोहिनी सिंघानिया ने चिढ़कर कहा। फिर भी तुमने मेरा फोन क्यों काट दिया? शिक्षक जी, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं आपका फोन उठाने ही वाला था कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। मयंक भाटिया ने चेहरे पर कोई भाव दिखाए बिना कहा। जी हां, यह वास्तव में एक सफेद झूठ था जो एक खूनी नरसंहार को रोक सकता था, भले ही उसकी ही हत्या की जा रही थी। ये मत भूलिए कि मोहिनी सिंघानिया को एक मानव रूपी हत्यारा मशीन के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा शिक्षक जी, क्या आपने ये नहीं कहा था कि अगर मैं इस परीक्षा में शीर्ष 10 में हूं तो मुझे कक्षा में ध्यान देने की जरूरत नहीं है? शिक्षक जी, मैं अभी तक स्कूल नहीं गया हूं। इस बार मेरी रैंकिंग क्या है? उसके बाद मयंक भाटिया को मोहिनी सिंघानिया का की चुप्पी का एहसास हुआ। वो उसे सबक सिखाने ही वाली थी, लेकिन उसने अपना इरादा बदल लिया। यह देखकर मयंक भाटिया मन ही मन खुश हो गया। हालांकि मोहिनी सिंघानिया का ने हेलमेट पहना हुआ था और वो उसके चेहरे के हाव भाव नहीं देख पा रहा था। फिर भी वो समझ गया कि वो अच्छे मूड में नहीं है। एक शिक्षक होने के नाते उन्हें अपने छात्र से एक वादा करना था। एक बार छात्र अपना वादा पूरा कर देता तो शिक्षक के पास उसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं रह जाता। आखिरकार एक शिक्षक के लिए अपने छात्रों के सामने अपने वचन से मुकरना असंभव था। हम्फ हम्फ, एक मामूली आयरन फिस्ट लेफ्ट ओवर गर्ल, क्या मैंने अंत में तुम्हें ही मात नहीं दी थी? शिक्षक जी, मेरी रैंकिंग क्या है? यह देखकर कि मोहिनी सिंघानिया का कुछ नहीं बोली, मयंक भाटिया ने अनजान होने का नाटक जारी रखा और सवाल पूछता रहा। चौथा। दांत पीसते हुए उसने ये शब्द कहे। तभी अचानक मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ गई, जिससे मयंक भाटिया डर गया। उसने झट से शिजुका को गले लगा लिया। क्या वह सचमुच मेरी हत्या करने की कोशिश कर रही है? मयंक भाटिया के होंठ फड़क उठे। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो मोहिनी सिंघानिया को खुलेआम नाराज नहीं कर सकता। उसने तुरंत अपना लहजा बदला और शांत भाव से कहा, देखिए शिक्षक जी, मैं पिछले 1 महीने से खूब पढ़ाई कर रहा हूं। मयंक भाटिया का स्कोर शीर्ष 5 खिलाड़ियों पर आधारित था। यह रैंकिंग उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप थी। इसलिए जब मोहिनी सिंघानिया ने कहा कि वह चौथे स्थान पर है तो मयंक भाटिया को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि मयंक भाटिया को लगा कि उसकी पढ़ाई में अचानक हुए सुधार से मोहिनी सिंघानिया जरूर हैरान होगी। बेशक, चाहे उसे कितना भी शक क्यों न हो, वो उससे ये उम्मीद नहीं करती कि उसके पास ये सिस्टम होगा। क्या आपको यकीन है कि आपने उत्तरों की नकल नहीं की है? सच कहे तो मोहिनी सिंघानिया को मयंक भाटिया के अचानक हुए सुधार पर शक होना लाजमी था। वह शीर्ष 3 से बस कुछ ही अंक पीछे था। शिक्षक जी, छात्र पर संदेह करना गलत है। क्या मैं इतना अविश्वसनीय हूं? मयंक भाटिया अवाक रह गया। उसके पास सच बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। शिक्षक जी, छात्र डीपीएस अकादमी के परीक्षा परिणाम पहले से नहीं देख सकते, है ना? न सिर्फ मैं, बल्कि हेयर परिवार की बेटी जस्मिन भी उन्हें आसानी से नहीं देख पाती। सचमुच, आपकी स्थिति को देखते हुए आप उत्तर नहीं देख सकते। एक सख्त अनुशासन वाले हाई स्कूल में परीक्षा के दौरान ही मयंक भाटिया को डीपीएस अकादमी के परीक्षा परिणाम देखने को मिले। मयंक भाटिया को पहले से उत्तर देखने की अनुमति नहीं थी। अगर यह साहित्यिक चोरी थी तो मयंक भाटिया के सबसे करीब बैठी रोहिणी स्कूल नहीं जाती थी। उसके आसपास के छात्र न तो ऊंचे दर्जे के थे और न ही निचले दर्जे के। इस मामले में डीपीएस अकादमी के परीक्षा परिणामों की नकल करना असंभव था। ऐसे में अगर मयंक भाटिया ने नकल की भी होती तो भी उसके लिए चौथा स्थान प्राप्त करना असंभव था। तो शिक्षक जी, मेरे चौथे स्थान के परिणाम को देखते हुए क्या आपको अपना वादा नहीं निभाना चाहिए? मयंक भाटिया ने उसे याद दिलाया। मोहिनी सिंघानिया अपनी बात की पक्की शिक्षिका थी। उन्होंने जो कहा था उसे नकारा नहीं, बल्कि
उन्होंने आ भरी और बेबसी से कहा, फिर भी तुम्हें कम से कम स्कूल तो आना चाहिए, है ना? हमारा वादा यह था कि आप स्कूल से अनुपस्थित रह सकते हैं, स्कूल से भाग नहीं सकते, है ना? शिक्षक जी, अगली बार मैं स्कूल से बंक नहीं मारूंगा, मयंक भाटिया ने तुरंत वादा किया। चूंकि मोहिनी सिंघानिया पहले ही समझौता कर चुकी थी, इसलिए मयंक भाटिया समझ गया कि उसे रुक जाना चाहिए। इसके अलावा मोहिनी सिंघानिया की बात में दम था। अगर वह स्कूल नहीं जाता तो वह छात्र नहीं रह जाता। ठीक है, मोहिनी सिंघानिया का ने संतुष्टि से सिर हिलाया। क्या ऐसा हो सकता है कि हालात थोड़े मुश्किल हों? मोहिनी सिंघानिया का को चुप देखकर मयंक भाटिया ने पूछा। कुछ नहीं है, बस दूसरी कक्षाओं के शिक्षक थोड़े शंकालु हैं। शक करना स्वाभाविक है। मयंक भाटिया ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार मैंने इतने समय तक अपनी ताकत छुपाई है। इतने अच्छे नतीजों के साथ स्कूल का मुझ पर शक करना स्वाभाविक है। क्यों न हम उन्हें परीक्षा पत्र से दोबारा परीक्षा लेने दें, या फिर परीक्षा पत्र दोबारा लिखवाकर मैं उन्हें नतीजे दे दूं। इस तरह किसी को शक नहीं होगा, है ना? मोहिनी सिंघानिया ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, बच्चे, ये ऐसी बात नहीं है जिसकी तुम्हें चिंता करनी चाहिए। चिंता मत करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हें परीक्षा दोबारा देने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर मयंक भाटिया के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। सच कहूं तो मोहिनी सिंघानिया एक ममता में बड़ी बहन थी। अगर कोई और शिक्षक होते तो वे उसे परीक्षा दोबारा देने के लिए कह देते और इस मामले पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन मोहिनी सिंघानिया ने न केवल उसे छुट्टी के लिए आवेदन करने का मौका दिया, बल्कि परीक्षा के बाद उसकी मदद भी की। मयंक भाटिया बेवकूफ नहीं था। वो मोहिनी सिंघानिया का की चिंता को महसूस कर सकता था। कुछ ही देर बाद मोहिनी सिंघानिया का की मोटरसाइकिल स्कूल के बाहर रुक गई। हम यहां हैं, उतर जाओ। स्कूल में साइकिल चलाना मना था, इसलिए मोहिनी सिंघानिया का को साइकिल से उतरकर उसे धक्का देकर स्कूल के अंदर ले जाना पड़ा। धन्यवाद शिक्षक। स्कूल जाते समय मयंक भाटिया ने मोहिनी सिंघानिया का को धन्यवाद दिया। उसे यह मानना पड़ा कि मोहिनी सिंघानिया का उसके सामने रुक जाना बहुत अच्छा था। इस सवारी से स्कूल वापस जाना बहुत सुविधाजनक होगा। आपका स्वागत है, बस स्कूल में मुझे कोई परेशानी मत देना। मोहिनी सिंघानिया ने आ भरी और सड़क के मोड़ पर बने गैरेज में मोटरसाइकिल को धकेल दिया। मयंक भाटिया ने मोहिनी सिंघानिया के चेहरे पर उदासी की एक झलक देखी। मयंक भाटिया दंग रह गई। मोहिनी सिंघानिया का इस बार कहा गई। कुछ देर क्लास की बातें सुनने के बाद आखिरकार दोपहर हो गई। मयंक भाटिया सीधे खाने के विभाग में चली गई। भोजन उत्सव। जस्मिन के चेहरे पर छिपी न रह सकने वाली मुस्कान देखकर मयंक भाटिया दंग रह गया। ऐसा लग रहा था कि संगीत और खेलों के अलावा केवल खाना पकाने से ही जस्मिन अय्यर को इतनी खुशी मिलती थी। लेकिन आखिर ये फूड फेस्टिवल था क्या? हालांकि जस्मिन को खाना बनाना पसंद था, लेकिन खाने के मामले में वो हेमा की तरह इतनी शौकीन नहीं थी, है ना? मयंक भाटिया ने थोड़ी हैरानी से पूछा, कौन सा फूड फेस्टिवल? क्या इसका हमसे कोई लेना देना है? बेशक इसका हमसे कुछ न कुछ लेना देना है। जस्मिन अय्यर ने अपना बैग खोला और उसमें से एक बिल्कुल सफेद टैबलेट निकाली। एक वेब पेज खोलते हुए उसने उस पर मौजूद टोक्यो फूड फेस्टिवल की ओर इशारा किया और मयंक भाटिया से मुस्कुराते हुए कहा, फूड फेस्टिवल वार्षिक है, लेकिन इस साल का फूड फेस्टिवल वाकई खास है। विशेष? मयंक भाटिया अभी अभी इस दुनिया में आई थी और उसे पिछले वर्षों के फूड फेस्टिवल और इस वर्ष के फूड फेस्टिवल के बीच का अंतर समझ नहीं आ रहा था। जस्मिन को पहले से ही पता था कि मयंक भाटिया को इस खबर की जानकारी नहीं है, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए समझाया, इस साल का फूड फेस्टिवल सिर्फ एक फूड फेस्टिवल नहीं है, बल्कि एक खास फूड फेस्टिवल है। पूरे जापान से पाक कला के उस्ताद इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने आएंगे। अगर आप इस फेस्टिवल में अपनी अलग पहचान बना लेते हैं
तो आपको 10 करोड़ रुपए का इनाम और 7 दिनों के लिए एक खास क्रूज पर समुद्र किनारे के द्वीप की यात्रा का मौका मिलेगा। आप पाक कला जगत में एक सेलिब्रिटी का खिताब भी हासिल कर सकते हैं और सम्मान पा सकते हैं। असुना का मतलब यह है कि इस बार का खाद्य उत्सव केवल व्यंजनों के स्वाद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये खाद्य उद्योग के सुपरस्टारों का एक ऐसा जमावड़ा बन गया है जहां खाद्य उद्योग के विशेषज्ञ एक दूसरे से सीखते हैं और अंत में विजेता का फैसला करते हैं। मयंक भाटिया ने उस पर लिखे 3 बड़े शब्दों फूड फेस्टिवल की ओर इशारा करते हुए पूछा। हाँ। जस्मिन एयर ने उत्साह से मुस्कुराते हुए कहा, इस बार खाद्य महोत्सव में रसोइयों के खाना पकाने के कौशल को देखने के लिए कई विदेशी पर्यटक टोक्यो आएंगे। ये पिछले 3 वर्षों में सबसे औपचारिक खाद्य महोत्सव है। क्या जस्मिन इस फूड फेस्टिवल में भाग लेने जा रही है? जस्मिन के उत्साहित चेहरे को देखकर मयंक भाटिया ने पूछा। हाँ, जस्मिन एयर ने सिर हिलाया। हालांकि मुझे पता है कि मेरी पाक कला इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए काफी नहीं है, फिर भी मैं खुद को साबित करने के लिए इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूं। कम से कम मैं कंपनी में काम करते हुए एक शेफ के रूप में अपनी छाप छोड़ना चाहती हूं। मयंक भाटिया, तुम भी भाग लोगी, है ना? जस्मिन एयर ने मयंक भाटिया की ओर आशा भरी निगाहों से देखा। मयंक भाटिया एक पल के लिए हिचकिचाया। उसके चेहरे पर एक कठिन भाव दिखाई दिया। सच कहूं तो उसे इस तरह की भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं थी। एक ओटाकू होने के नाते उसे हमेशा लगता था कि यहां दिखावा ही दिखावा है। उसे सिर्फ अंकोरवत ही ठीक लगता था, जो एसईजी संस्कृति और एनिमेशन प्रेमियों से भरा हुआ था। वहां उसे काफी सुकून मिलता था। लेकिन फूड फेस्टिवल में मयंक भाटिया की दुविधा को भांपते हुए हाथसुने की आवाज अचानक मयंक भाटिया के दिमाग में गूंजी। भाई, 7 दिनों में होने वाले फूड फेस्टिवल में जाओ। हालांकि तुम्हें सिस्टम में मौजूद कुछ कीमती खाद्य सामग्री मिलेगी, लेकिन एक बार जीतने पर तुम्हें लाखों प्रशंसक मिलेंगे और तुम्हारी लोकप्रियता में काफी इजाफा होगा। इसके अलावा क्या आप पापा का रेस्टोरेंट खोलना नहीं चाहते? क्या यह प्रचार के लिए अच्छा समय नहीं है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जस्मिन की इच्छा को फिर से पूरा कर सकें। हम हमेशा जस्मिन के समुद्री दृश्यों वाले कमरे में यात्रा करने पर निर्भर नहीं रह सकते, है ना? फिर बहन जस्मिन जहां है वहां खुश नहीं रहेगी। जस्मिन को नौका पर सैर कराओ। बहन जस्मिन का स्विमसूट, 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 स्विमसूट। मयंक भाटिया ने हत्सुने की बातों को लगभग ध्यान से नहीं सुना, लेकिन जब उसने उसकी बातों के पीछे जस्मिन के स्विमसूट की आवाज सुनी, तो अचानक उसके दिल में खून का एक अभूतपूर्व उछाल आया। ये एक ऐसे ओटाकू की दहाड़ थी जो एफएफएफ समूह में शामिल होने को तैयार नहीं था। जस्मिन के स्विमसूट और द्वीप की यात्रा के लिए मैं ये करूंगा। ये सब पैसे के लिए नहीं है, नहीं कल्पना के लिए, बल्कि सिर्फ जस्मिन का स्विमसूट देखने के लिए है। ये इतना ही सरल और सीधा है। मयंक भाटिया, क्या तुम जा रही हो? जस्मिन ने देखा कि मयंक भाटिया कुछ नहीं बोली, तो उसने अपने होंठ सिकोड़कर दोबारा पूछा। मयंक भाटिया की अनुयायी और एक प्रशिक्षु रसोइया होने के नाते जस्मिन को अब भी उम्मीद थी कि मयंक भाटिया, जिस पर वह दिल से भरोसा करती थी, उसके साथ चल सकेगी। उनकी राय में खाना पकाने में जब तक मयंक भाटिया मौजूद रहती थी, उन्हें बहुत साहस मिलता था। कम से कम उसने मयंक भाटिया से खाना बनाना तो सीख ही लिया। जी हां, मैं जाऊंगा। मयंक भाटिया मुस्कुराई और दृढ़ निगाहों से बोली, और इस बार मेरा लक्ष्य चैंपियनशिप जीतना है। हालांकि अंत में उसके असफल होने की पूरी संभावना थी। आखिर मयंक भाटिया का खाना पकाने का स्तर केवल 4थे स्तर पर ही था। इस बार उसे नहीं पता था कि खाना पकाने की दुनिया के कितने विशेषज्ञ सामने आएंगे। लेकिन फिर भी मयंक भाटिया कभी हार नहीं मानेगा। उसके पास पहले से ही धोखाधड़ी की प्रणाली थी, तो उसे खुद पर भरोसा क्यों नहीं होगा? इसके अलावा अगर वो प्रथम स्थान नहीं जीतता, तो जस्मिन का स्विमसूट देखना मुश्किल होता।
यही मुख्य मुद्दा था। जस्मिन चौंक गई और खुद को रोक नहीं पाई और बोली, मयंक भाटिया, तुम्हारा लक्ष्य सच में इतना बड़ा है? बेशक, अगर मैं नहीं जीतता तो भाग लेने का क्या फायदा? मयंक भाटिया ने गंभीरता से कहा। अगर आपका लक्ष्य जीतना ही नहीं है तो फूड फेस्टिवल में भाग लेने का क्या फायदा? जस्मिन चुप हो गई। उसने कुछ बार ये वाक्य बुदबुदाया, फिर सिर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, जी हां, मैं भी शीर्ष 10 में आने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। इस तरह मैं शिक्षक मुंह की शिक्षा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मुझे बस मयंक भाटिया कहो। मयंक भाटिया के होंठ 2 बार फड़फड़ाए। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन जब शिक्षकों की बात आती थी तो उसे हमेशा अपने पिछले जीवन के ऑनलाइन गेम के शिक्षकों की याद आती थी। जस्मिन, हम कब पंजीकरण करवाएंगे? इस शनिवार को ठीक रहेगा, तो चलिए साथ चलते हैं, जस्मिन ने मुस्कुराते हुए कहा। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। चूंकि उन्हें शनिवार को पंजीकरण कराना था, इसलिए तैयारी के लिए अभी भी कुछ समय था। हालांकि एकमात्र शर्त यह थी कि उन्हें मोहिनी सिंघानिया से छुट्टी लेनी होगी। इस बार अशीना कक्षा की सबसे होशियार छात्रा लग रही थी। वह पूरी कक्षा के शीर्ष 3 छात्रों में से एक थी। इसलिए अगर वो रोहिणी की तरह छुट्टी मांगती तो शिक्षक उसे जरूर मंजूरी दे देते। जहां तक उसकी बात है, उसे मोहिनी सिंघानिया से छुट्टी मांगनी चाहिए। आखिर स्कूल में लगभग सभी लोग फूड फेस्टिवल में हुई घटना के बारे में जानते थे। दोपहर का काम खत्म करने के बाद मयंक भाटिया ने अशीना को लगन से बर्तन धोते हुए देखा। उसने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, अशीना, क्या तुम कुछ कीमती सामग्रियां ला सकती हो? कीमती सामग्री? जस्मिन एयर अचंभित रह गई और उसने पूछा, किस तरह की कीमती सामग्रियां? 5 ग्रेड कोबे रेड मीट, मयंक भाटिया ने कहा। हालांकि उसे वे सामग्रियां नहीं मिल सकी, लेकिन जस्मिन अपनी पहचान के दम पर उन्हें ढूंढ सकती है। 5 ग्रेड कोबे रेड मीट? जस्मिन एयर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, जापान एक साल में इतनी मात्रा में ऐसी सामग्री का उत्पादन नहीं कर सकता, है ना? लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं। धन्यवाद एयर, आपका स्वागत है। जस्मिन मुस्कुराई और बोली, तो फिर मयंक भाटिया, तुम्हें 5 ग्रेड कोबे रेड मीट के प्रति इतने जुनूनी क्यों हो? इतने लंबे समय से एक दूसरे को जानने के बाद मयंक भाटिया के पास दयालु जस्मिन से छिपाने के लिए कुछ नहीं था। उसने सीधे सीधे सच बता दिया। दरअसल लिली जेम्स स्टेक बनाना सीखने के लिए बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन वह इसे अच्छे से नहीं बना पाती। इसलिए इस बार मैं 5 ग्रेड के कोबे रेड मीट से एक बढ़िया स्टेक बनाना चाहता हूं और उसे स्टेक का अच्छा स्वाद चखाना चाहता हूं। अच्छा, ऐसा है। हात्सुने ने अपना छोटा सा मुंह ढकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो बड़े भाई, अब तुम लेवल 5 के एरैंक शेफ बन गए हो। लेवल बढ़ाने के बदले में यह थोड़ी सी तकलीफ कुछ भी नहीं है। याद रखना, जैसे ही तुम एरैंक तक पहुंच जाओगे, फूड फेस्टिवल में जीतने की तुम्हारी संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। इन दिनों वो न तो लिखता था, न ही कॉमिक्स बनाता था। वो अपनी कला को निखारने के लिए बाहर भी नहीं जाता था। उसका सारा ध्यान खाना पकाने के कौशल को बढ़ाने पर था, ताकि वो फूड फेस्टिवल में पहला स्थान प्राप्त कर सके। अरे हां बड़े भाई, दुकान ने मुझे खाना पकाने के कई नए हुनर सिखा दिए हैं। इस समय हात्सुने ने मयंक भाटिया को याद दिलाया। हात्सुने का रिमाइंडर मिलने के बाद मयंक भाटिया ने सीधे गेम में शॉप सिस्टम खोल दिया। इस बार व्यंजनों के लिए रेटिंग की व्यवस्था की गई थी। जो व्यंजन पहले बंद थे और खोले नहीं जा सकते थे, वे अब सबके लिए उपलब्ध थे। बाएं से दाएं, बी रैंक से एसएस रैंक तक की रेसिपी थी। चूंकि वह ए रैंक शेफ बन चुका था, इसलिए उसे सभी रेसिपी उपलब्ध थी। एसएस रैंक रेसिपी को प्राप्त करने के लिए 10 फैंटेसी पॉइंट्स की आवश्यकता होती थी। यह देखकर मयंक भाटिया की आंखों में जलन होने लगी। अगर वह एसएस रैंक की रेसिपी के बदले में रेसिपी देता रहे
तो क्या उसके लिए इस फूड फेस्टिवल में पहला स्थान हासिल करना आसान नहीं होगा? बड़े भाई, भ्रम में मत रहो। तुम्हारी खाना पकाने की कुशलता के साथ तुम सफल नहीं हो पाओगे। अगर तुम कोई अधपका व्यंजन खरीदोगे तो तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। इसलिए भले ही वो खुला हो, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। मयंक भाटिया की जलती हुई और उत्तेजित आंखों को देखकर हात्सुने ने बिना किसी औपचारिकता के उस पर ठंडे पानी की एक बोतल उंडेल दी। हालांकि लोगों को थोड़ा बहुत मारना ठीक है, लेकिन तुम तो सच में एक कमीनी हो। खेल के दौरान मयंक भाटिया ने अपनी 30% इंद्रियों को सक्रिय किया। एक ठंडी अनुभूति हुई और मयंक भाटिया तुरंत वास्तविकता में लौट आया। उसने हात्सुने के हाथ में मौजूद कप को हैरानी भरे भाव से देखा। बड़े भाई, मैं बस आपको जगा रही हूं। क्या आप अपनी किताबों में अक्सर इस विशेषण का प्रयोग नहीं करते? हात्सुने ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा। यह तो बस एक विशेषण है, बदतमीज होने की कोई जरूरत नहीं है। मयंक भाटिया ने आंखें घुमाई। सच में हात्सुने ने बुरी बातें सीख ली थी। ऐसी धूर्त बहन के साथ वह भविष्य में कैसे जी सकता था? मयंक भाटिया की पलकें फड़क उठीं। उसने दुकान में छानबीन की और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि शुरुआती स्तर के खाना पकाने के जितने भी व्यंजन वह आदान प्रदान कर सकता था, वे सभी बी रैंक के थे। केवल प्रमोटेड स्टेक ही ए रैंक का था। अगले ए रैंक के व्यंजनों के लिए 2 फैंटेसी पॉइंट्स की आवश्यकता थी। दूसरे शब्दों में, वो केवल 2 बार ही अदला बदली कर सकता था। डिंग! मेजबान का खाना पकाने का कौशल पहली बार 5वें स्तर पर पहुंच गया है। इसलिए मेजबान को एरैंगसन स्प्रिंग क्रिस्टल फ्राइड डंपलिंग्स रेसिपी प्राप्त हुई है। 1 फैंटेसी पॉइंट। इसी समय सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज सुनाई दी। उपयोग। मयंक भाटिया ने सीधे इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। वैसे भी रेसिपी रखने का कोई फायदा नहीं था। 2 एरैंग रेसिपी के साथ फूड फेस्टिवल में भाग लेने की उसकी संभावनाएं बढ़ गई थी। आखिरकार फूड फेस्टिवल में कई शेफ हिस्सा लेंगे। शुरुआत में चयन प्रक्रिया होगी। जब खाना पकाने के कौशल की आवश्यकता बहुत अधिक नहीं होगी, तो गोल्डन फ्राइड राइस जैसी बी रैंक रेसिपी का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं होगी। जहां तक ए रैंक की रेसिपी की बात है, वो उनका इस्तेमाल प्रमोशन प्रतियोगिता में करेगा। अंत में मयंक भाटिया ने अपने बचे हुए फैंटेसी पॉइंट्स चेक किए। 6 पॉइंट्स। बुरा नहीं है। मयंक भाटिया ने संतुष्टि से सिर हिलाया। इस बार शायद मशहूर पाक कला स्कूल के छात्र भी हों। अगर उसे इन खूंखार शेफों से अलग दिखना है, तो उसे और भी ज्यादा कल्पनाशीलता की जरूरत होगी। गेम में आराम करने के बाद मयंक भाटिया उठी और नहाने के लिए ऑफलाइन होने ही वाली थी। यासना का अवतार अचानक प्रकट हुआ। ये यासना का संदेश था। मयंक भाटिया, मुझे 5 वैग्यू रेड मीट मिल गया है, लेकिन ये सिर्फ 2000 ग्राम का है। बाकी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैंने किसी को कल सुबह आपके घर भेजने के लिए कह दिया है। कल इसे लेने का ध्यान रखना। धन्यवाद, यासना। यह संदेश मिलने पर मयंक भाटिया बेहद खुश हो गया। उसने जस्मिन के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया और फिर उसे याद दिलाया, जस्मिन, चूंकि शनिवार को अभी भी कक्षाएं हैं, तो चलिए रविवार को फूड फेस्टिवल के पंजीकरण कार्यालय चलते हैं। यह कहकर मयंक भाटिया ने चैट विंडो बंद कर दी। दरअसल परीक्षा और छुट्टियों के कारण उसे देर हो गई थी। कक्षाओं का समय बहुत कम था। इस सप्ताह शनिवार को कक्षाएं थी, इसलिए वो खाद्य महोत्सव के पंजीकरण को केवल रविवार तक के लिए स्थगित कर सका। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फूड फेस्टिवल 4 दिन में शुरू होने वाला था। यह सोचकर मयंक भाटिया ने हल्की सी मुस्कान दी। कल, चूंकि ये 5 वाग्यू रेड मीट था, फिर लिली जेम्स। आखिरकार ये काम पूरा हो गया। अगली सुबह डीपीएस अकादमी के खाद्य विभाग से एक प्रसन्नतापूर्ण आवाज आई। लिली जेम्स ने उत्साह से मेज पर सावधानीपूर्वक तैयार किया हुआ मीडियम रेयर स्टेक रखा। कल,
गेम रिसर्च एसोसिएशन के मियूरा मंत्री ने संदेश भेजा था कि एम्प्टी फैट गेम पूरा हो गया है। अब उसे अगले 2 दिनों में केवल गेम खेलना है, उसमें मौजूद खामियों को ढूंढना है और रिलीज से पहले उसमें कुछ बदलाव करने हैं। ये उनकी पहली गेम स्क्रिप्ट थी। अगर बिक्री अच्छी रही तो उन्होंने नाम कमाने के बाद कॉमिक बनाना बंद करने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने एक पेशेवर एनिमेटर बनने और विश्व प्रसिद्ध एनिमेटर बनने का निर्णय लिया। पहले वो मौलिक कॉमिक बनाने की हिम्मत नहीं करती थी क्योंकि उसे डर था कि वह बिकेगी नहीं। लेकिन जब से उसने मयंक भाटिया के साथ काम करना शुरू किया है, उसके मौलिक कॉमिक की बिक्री डॉजिंशी के स्तर तक पहुंच गई है। इससे लिली जेम्स का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। खेल में सबसे अधिक योगदान देने वाले मयंक भाटिया को इनाम के तौर पर लिली जेम्स सुबह सुबह भोजन विभाग में आई और उनके पसंदीदा मीडियम रेयर स्टेक को विशेष रूप से तैयार करवाया। जस्मिन एयर ने राहत भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम लिली जेम्स के साथ वाकई बहुत अच्छा व्यवहार करती हो। भले ही वो बच्ची कभी कभी नखरे दिखाती है, पर वो हमेशा से मजबूत रही है। वो अपने आसपास के लोगों की परवाह करती है, लेकिन हमेशा अकेले ही कड़ी मेहनत करती रही है। मैं उसकी थोड़ी मदद करना चाहता हूं। लिली जेम्स से मिलने के बाद से जो कुछ हुआ था उसे याद करके मयंक भाटिया मुस्कुराया। मयंक भाटिया के नजरिए से लिली जेम्स और जस्मिन दोनों ही अमीर लड़कियां थी, लेकिन उनकी जीवन शैली बिल्कुल अलग थी। हालांकि ये बात निर्विवाद थी कि इन दोनों लड़कियों के दिलों में दयालुता और कोमलता छिपी हुई थी। मैं समझता हूं। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए थे जब उसने आखिरी बार जस्मिन के साथ फू फेस्टिवल के बारे में चर्चा की थी। इन 3 दिनों में गैस्ट्रोनॉमी विभाग की गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रही। रोहिणी की मदद से गवर्नमेंट विभाग का काम काफी आसान हो गया। रोहिणी अब भी हर सुबह, दोपहर और रात मयंक भाटिया के हाथ का बना खाना खाती थी। अगर रोहिणी उसके लिए काम नहीं कर रही होती तो मयंक भाटिया सचमुच यही सोचता कि उसने रोहिणी को अपनी रखैल बनाकर रखा है। मिशन पाक कला की दुनिया में प्रसिद्धि हासिल करना। फूड फेस्टिवल में प्रथम स्थान प्राप्त करें और आपको 5 फैंटेसी पॉइंट से पुरस्कृत किया जाएगा। क्योंकि फूड फेस्टिवल शुरू होने वाला था और उसे ये काल्पनिक मिशन मिला था, इसलिए मयंक भाटिया ने इन 3 दिनों में पाक कला तकनीकों के शोध पर और भी अधिक मेहनत की। उसने न केवल पहले की तरह आलस नहीं किया, बल्कि उसने खेल में लेवल बढ़ाने की कोशिश को भी अस्थायी रूप से छोड़ दिया और अपना ध्यान सामग्री इकट्ठा करने पर केंद्रित कर दिया। उदाहरण के लिए, वो गेहूं इकट्ठा करने के लिए खेतों में जाता था, टमाटर खोजने के लिए जंगल में जाता था और अन्य पात्रों के घरों में जाकर उनकी गायें चुराता था या उनका दूध दुहता था। उसने कई अप्रत्याशित तरीकों से सामग्रियां इकट्ठा की और पूरी रात अपना बैग भरने में बिताई। फिर वह रसोई में गया और आगामी खाद्य महोत्सव की तैयारी में अपने पाक कौशल को निखारने के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। बेशक ये खाद्य महोत्सव केवल एक इंडियन खाद्य महोत्सव था, एक मध्यम स्तर की पाक कला प्रतियोगिता। जस्मिन के अनुसार विश्व स्तरीय खाद्य महोत्सव एक ऐसा स्थान था जहां पाक कला के देवता बादलों की तरह आम थे। हालांकि जापान में इस साल के फू फेस्टिवल में पहला स्थान हासिल करना भी बेहद मुश्किल काम था। हालांकि कई विश्वस्तरीय शेफ जापान के फू फेस्टिवल को ही कमतर आंकते थे, लेकिन मयंक भाटिया इस तरह के फू फेस्टिवल से संतुष्ट थे। उन्हें प्रशंसक और पैसा दोनों मिल रहे थे और वे जस्मिन को स्विमसूट में भी देख सकते थे। ऐसे अच्छे मौके आसानी से नहीं मिलते। स्विश खेल में मयंक भाटिया ने कोशीमुशी डॉबन का आखिरी बाउल खत्म किया। अचानक उसका शरीर कांप उठा और उसके सिर में एक गर्जना सी महसूस हुई। पाक कला के उत्कृष्ट कौशल उसके दिमाग में ज्वार की तरह उमड़ पड़े, मानो स्लाइड शो की तरह चमक रहे हों। जैसे ही उसे यह स्मृति प्राप्त हुई, उसके सिर में तेज दर्द हुआ, मानो कोई नुकीली सुई उसे छेद रही हो। मयंक भाटिया दर्द से अपना सिर पकड़ने लगा। लेवल 5 पाक कला कौशल की जानकारी को शरीर में समाहित होने में
लगभग 1 मिनट का समय लगा, जिसके बाद तीव्र दर्द कम हुआ। बधाई हो बड़े भाई, आपकी खाना पकाने की कला आखिरकार स्तर 5 पर पहुंच गई है। सिस्टम के मूल्यांकन के अनुसार अब आप ग्रेड शेफ के बराबर हैं। मयंक भाटिया को जमीन पर लेटा हुआ देखकर नौकरानी की पोशाक पहने हत्सुने मयंक भाटिया के सामने आई और अपना सिर झुकाकर उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली। प्रत्येक 5 स्तरों में से प्रत्येक स्तर एक विशेष क्षमता से संबंधित था। स्तर 1 से 4 तक बी रैंक के शेफ के लिए थे, जबकि स्तर 5 ए रैंक के शेफ के लिए थे। इसीलिए उसे लेवल अप करने के लिए हर 5 लेवल को पार करना पड़ता था। वर्तमान में सिस्टम के मूल्यांकन के अनुसार मयंक भाटिया पहले से ही एक योग्य ए ग्रेड शेफ के समकक्ष है। हालांकि मयंक भाटिया की राय में आगे का रास्ता अभी भी बहुत लंबा था। दरअसल खाना पकाने के कौशल में कुल 20 स्तर थे। इनमें एस रैंक के 10 स्तर और एसएस रैंक के 20 स्तर भी शामिल थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि एस से एसएस तक पहुंचने में 10 स्तर क्यों लगे, हात्सुने का उत्तर था, बड़े भाई, एक एस का मतलब लेवल 10 है, इसलिए 2 एसएस का मतलब स्वाभाविक रूप से लेवल 20 है। धिक्कार है, मुझे सच में आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। आपके कहे अनुसार 2 एसएस का स्तर 1010 होना चाहिए, है ना? उफ, हत्सुने, तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि इतना दर्द होगा। कुछ देर आराम करने के बाद मयंक भाटिया ने गहरी सांस ली और हात्सुने की ओर देखकर पूछा। वह तुरंत नहीं उठा। अब वह इतना थक चुका था कि उसकी उंगली हिलाने की भी इच्छा नहीं थी। बात यहां तक पहुंच गई थी कि उसे आगे बढ़ने के लिए पाठकों के मासिक वोटों और अनुशंसा वोटों की आवश्यकता थी। दरअसल मयंक भाटिया को यह सोचने की जरूरत नहीं थी कि अभी जब वह जमीन पर लेटा हुआ था तो उसने जरूर बहुत ही मजेदार चेहरा बनाया होगा, लेकिन यह मयंक भाटिया के बस की बात नहीं थी। उसके मन का दर्द इतना असहनीय था मानो उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो रहा हो। वो अपना सामान्य व्यवहार बिल्कुल भी नहीं बनाए रख सका। बेशक ये तो सिर्फ खेल में हुआ, असलियत में उसका शरीर शायद ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। बड़े भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके व्यक्तित्व के साथ क्या आप अभी भी आगे बढ़ेंगे? हात्सुने नीचे बैठ गई और मयंक भाटिया के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ये मौत की तरह है। मौत डरावनी नहीं होती, लेकिन ये जानना कि आप मरने वाले हैं और मरने के समय का इंतजार करना सबसे डरावना होता है। इसलिए अगर मैं ये नहीं कहता तो बेहतर यही है कि बड़े भाई को इसी तरह आगे बढ़ने दिया जाए। लेकिन चिंता मत करो, हालांकि लेवल अप करने में दर्द होता है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने हिसाब लगाया कि अभी जो दर्द हुआ वो लगभग उतना ही था जितना किसी को कूल्हे पर चोट लगने पर होता है। क्या आपको लगता है कि आम लोग नितंबों पर चोट सह सकते हैं? मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई। अभी अभी हुए दर्द को याद करके उसका शरीर कांप उठा।